जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड का थर्ड चैप्टर है आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौटिल्य राजा के बारे में क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि राजा के लिए प्रजा के सुख से अलग कुछ भी नहीं होता और अगर प्रजा सुखी है तो राजा भी ऑटोमेटिकली सुखी हो जाएगा। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं उन्होंने बताई है। क्योंकि विद्या क्या होती है? जिसमें धर्म अर्थ का परिज्ञान हो, सिद्धि हो और इसमें दंड नीति सर्वाधिक उनके अनुसार महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम दंड नीति की बात करते हैं तो दंड नीति का तात्पर्य है राजनीति से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौटिल्य के बारे में कि वे शासन कला और कूटनीति के महान प्रतिपादक रहे हैं, विचारक रहे हैं। क्योंकि हमें पता है उन्होंने एक छोटे से बच्चे को किस प्रकार से राजा बनाया। भारत के एक प्राचीन गौरवमय देश की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें सदियों तक विश्व गुरु बने रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा है भारत को। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है और ज्ञान का जो सूर्य है वो भी पूर्व में ही उदय हुआ था, ऐसा हम कहते हैं। भारत के बारे में कहा जाता है। प्राचीन भारत के जितने भी राजनीति शास्त्री हैं उनमें कौटिल्य का स्थान बहुत उच्च है। कौटिल्य का स्थान उच्च क्यों है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु भारतीय राजनीतिक विचारक न होते हुए भी विश्व में राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं, उसी प्रकार से कौटिल्य भी यहाँ पर भारत में राजनीति विज्ञान के पिता या जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य का जो ग्रंथ है उसका नाम है अर्थशास्त्र। मनु के ग्रंथ का नाम क्या था? मनुस्मृति। शुक्र के ग्रंथ का नाम शुक्र नीति सार। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। नाम ही इसका अर्थशास्त्र है, वैसे ये राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है। इसको इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने ऐसी समस्याओं के बारे में लिखा जिसका व्यक्तियों और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है या वे लोग इसका सामना करते हैं। सेकंड है कि प्राचीन भारत में सामान्यतः ऐसी परंपरा दिखाई देती है या प्रचलित थी जिसमें कि उसे धर्म का एक अंग माना जाता था। थर्ड है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह और सार है। फोर्थ है कौटिल्य ने न केवल राजनीति विचारक जो थे उनका प्रतिपादन किया बल्कि जो व्यवहारिक कार्यों के आधार पर एक देश को सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन भी उसने प्रदान किया। मतलब उसने अपने देश को बहुत मजबूत बनाए रखा जब तक कि वे थे। इनके अगर जीवन परिचय की बात करते हैं तो कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसमें इनके 3 नाम अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उनका जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म है वो कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ और उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। प्रत्येक विद्वान इसको अलग अलग समय की रचना बताते हैं। वस्तुतः अगर हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के जो मूल रचयिता थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मंत्री आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ही है। और हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी रचना हुई है ईसा से 3री शताब्दी पूर्व, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या है, तो अर्थशास्त्र की रचना की अगर बात करें तो इसकी रचना ध्यान रखिएगा गद्य और पद्य दोनों में की गई है। पद्य का मतलब होता है दोहे, छंद, इस प्रकार से की गई है। गद्य का मतलब है जैसे कहानी वाला जो पैटर्न होता है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण या भाग है जिसमें किस किस में क्या क्या है वो दिया गया है। जैसे
प्रथम अध्याय में राजा का जीवन व्यवहार है, दूसरे में अन्य चीज़ें हैं, प्रशासकीय आदेश है, अध्यक्ष है, उनका कर्तव्य है, तीसरे में धर्म स्थीय है। इस प्रकार से इसके पार्ट्स है 15, जिसमें ये बताया गया है किस किस पार्ट में क्या क्या है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 4 विद्याओं का उल्लेख किया गया है। पहले जो है वो है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का मतलब होता है दर्शन और तर्क। दूसरा है त्रयी। त्रयी का मतलब है धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान इस पार्ट में शामिल किया गया है। थर्ड है वार्ता। इसमें जो कृषि है, जो ट्रेड्स है, उनको इंक्लूड किया गया है। और फोर्थ इसका जो पार्ट है वो दंड नीति, जिसमें शासन कला और राजनीति शास्त्र या उससे रिलेट सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य की धारणाओं की। सबसे पहले आता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ऐसा कौटिल्य क्या बता रहे हैं इस बारे में। वो ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में पूरा जो समाज था उसमें अशांति थी, अव्यवस्था थी, मत्स्य न्याय प्रचलित था। मत्स्य न्याय की बात हम पहले भी कर चुके हैं। मत्स्य न्याय का तात्पर्य होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मतलब शक्तिशाली व्यक्ति सभी जगहों पर अतिक्रमण करता है और वो कमजोरों का शोषण करता है। तो ऐसा ही ये भी बताते हैं कि मत्स्य न्याय प्रचलित था, लेकिन बाद में व्यक्तियों ने क्या किया, समझौता किया, मतलब संविदा सिद्धांत। तो कौटिल्य भी मानते हैं कि संविदा सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई, लोगों ने समझौते करके राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में कई बार जो कौटिल्य है वो ये भी मानते हैं कि ईश्वर का भी इसमें योगदान रहा है। कौटिल्य अपने संविदा सिद्धांत के आधार पर न तो राजा को उतना निरंकुश बताते जितना कि हॉब्स अपने लेवियाथन में बताते हैं। हॉब्स का लेवियाथन की बात हम 3rd ईयर में करते हैं। उसमें हॉब्स ये बताता है कि उसका लेवियाथन बिल्कुल निरंकुश होता है। लेवियाथन का मतलब है राजा, और राजा संप्रभु होता है, वो निरंकुश होता है। तो कौटिल्य न तो राजा को इतना निरंकुश बनाता और न ही उसको बिल्कुल पिछड़ा हुआ बताता है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य थे, तो मनुष्य ने एक व्यक्ति को राजा इसलिए चुना क्योंकि वह धर्म अर्थ काम की प्राप्ति और उपयोग में या उपभोग में सहायता प्रदान करे। यदि राजा इस कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा को यह अधिकार है कि उसे पद से हटा सके। इस प्रकार से वो बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्तांग थ्योरी की। कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत क्या है। इससे पहले मनु और शुक्र का हम सप्तांग सिद्धांत पढ़ चुके हैं। भारतीय राजनीति विज्ञान में मनु, भीष्म, शुक्र आदि राजनीति शास्त्रियों के द्वारा मनुष्य के जिस प्रकार से पार्ट होते हैं, शरीर होता है, ऐसा ये विद्वान सभी मानते हैं कि राज्य के भी अंग होते हैं और राज्य भी एक शरीर की भांति होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना एक शरीर की भांति किया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की। तो कौटिल्य भी मानते हैं कि राज्य की जो 7 प्राकृतिक शक्तियाँ होती है, अंग होती है, वो मिलकर कार्य करती है जब राज्य का निर्माण होता है। इसमें स्वामी है, अमात्य है, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र इत्यादि है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी की। स्वामी का मतलब होता है राज्य का प्रधान या राजा। राजा को यहाँ पर इन्होंने क्या नाम दिया है, स्वामी नाम दिया है। तो ये इसका प्रधान पार्ट होता है, मतलब प्रमुख पार्ट होता है। राजा कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुणी होना चाहिए, मतलब विवेक, विनय या उसको ज्ञान अधिक होना चाहिए, क्षमताएं अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने राजा को बताया है। सेकंड है अमात्य। अमात्य से तात्पर्य होता है जो भी योग्य मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल जिसे कहा जाता है, तो इन्हें कौटिल्य ने अमात्यों की संज्ञा दी है। अमात्य होते हैं ये प्रमुख कार्य करते हैं, ये राज्य के आवश्यक अंग होते हैं और राज्य को चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थर्ड जो सप्तांग सिद्धांत का पार्ट है वो है जनपद। जनपद का मतलब है यहाँ की जमीन और जनसंख्या, दोनों को जनपद में शामिल किया गया है। तो जमीन कैसी होनी चाहिए, समुद्र से न ज़्यादा बहुत दूर हो न पास हो, जमीन उपजाऊ हो, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जनसंख्या भी बहुत अच्छी हो, वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए, देश से प्रेम करते हो, लगाव रखते हो, तो इस प्रकार जनपद भी अच्छा होना चाहिए। फोर्थ बात है दुर्ग की।
कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग है जितना कि जनता और भूमि होते हैं, क्योंकि दुर्ग भी राज्य की रक्षा करता है। इस प्रकार से कौटिल्य दुर्ग के प्रकार बताता है। पहला प्रकार है औदिक दुर्ग, जो कैसा होता है, चारों ओर पानी से घिरा होता है। सेकंड है पार्वत दुर्ग। पार्वत दुर्ग कैसा होता है, जो कि पर्वतों के बीच में होता है। थर्ड है धानवन, जो कि मरुस्थल में बना होता है, जैसे अपने जैसलमेर का किला है। और फोर्थ है वन दुर्ग, जो कि वनों के बीच पाया जाता है। ये सभी दुर्ग शत्रुओं से रक्षा करने में सहायक होते हैं। अब वन दुर्ग की हम बात करते हैं तो रणथंभौर का दुर्ग आप मान सकते हैं, धानवन जैसलमेर का, पार्वत आपके जयगढ़ नारगढ़ जो पर्वत पे बने हैं, औदक है ये झालावाड़ का गागरोन किला। तो यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल्स भी राइट कर सकते हैं। फिफ्थ है कोश। कौटिल्य कोश को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। कोश का मतलब होता है धन संपदा या जो अनाज वगैरह होते हैं, खनिज संपदा होती है, ये हमेशा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ये कहाँ से आएगा, तो कौटिल्य इसका प्रकार बताते हैं कि जो कोश है वो अन्न का या जो भी वहाँ पर टैक्सेस है उसके रूप में राजा वसूल करेगा, जिससे वो राज्य की रक्षा कर पाएगा और जन कल्याण के जो कार्य होंगे उसे कर पाएगा। सिक्स्थ जो पार्ट है सप्तांग सिद्धांत का वो है दंड या सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र भी अधिक होंगे और शत्रु भी मिल जाएंगे उसमें या उसके मित्र बन जाएंगे। इस प्रकार से राजा को अपने हाथी घोड़ा ये इस सेना में शामिल करना चाहिए, पैदल सेना होनी चाहिए या जितनी भी अच्छी सेना वो कर सके इकट्ठी, वो उसको करके रखनी चाहिए। सेवंथ है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होने चाहिए, न कि कृत्रिम, और मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार हो जब भी उस देश पर आक्रमण होता हो। इस प्रकार से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग होते हैं। अब है विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्व क्या क्या है, तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे स्वामी हो, अमात्य हो, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ये सब मिलकर कार्य करेंगे। ये सब मिलकर कार्य करेंगे तभी किसी देश का विकास हो सकता है, कौटिल्य ऐसा कहते हैं। अगर वास्तव में कार्य करना है तो इन सभी अंगों को जुड़कर रहना होगा। इस प्रकार से आचार्य विष्णुगुप्त ने अपने विचार प्रकट किए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।